अब जहां तक आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो शायद उन्होंने पर्दे डाले हुए हैं आंखों पर, ये अच्छा काम देखना नहीं चाहते। आप श्रीनगर का हुलिया देखिए, श्रीनगर का हुलिया बदल चुका है। आप नॉर्थ कश्मीर में जाइए, सड़कों का हुलिया बदल चुका। रोक नहीं सकते। 370 किसी पाकिस्तान के आइन का हिस्सा नहीं था, 370 हमारे मुल्क के आइन का हिस्सा था। इनको उसमें जदोजहद करने का पूरा हक है। मगर अगर ये उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया पाकिस्तान ये कन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ झगड़े, इसमें हम पढ़ने वाले हैं नहीं, हम किसी लड़ाई का हिस्सा बनने वाले नहीं है। हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम फख्र से कहते हैं, हमें उसमें कोई डाउट है नहीं। हम झूठ नहीं बताने वाले किसी को। हम वी आर प्राउड इंडियंस और हम देश को और अपनी कश्मीर को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। उसमें Assalamualaikum, beautiful viewers. I hope you all are doing well and great. Welcome back to my YouTube channel अनीका नज़ीर। आज के वीडियो पॉडकास्ट में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। कश्मीर के युवा हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पहले वाबस्तगी रखते थे। आज वो क्या कर रहे हैं और पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोच विचार रखते हैं, आज हम उनसे ये जानेंगे। सबसे पहले तो दानिश साहब आपसे आपका इंट्रोडक्शन जानेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय वीडियो पॉडकास्ट। Thank you for having me, Anika. Danish Bhatt, you have already introduced me. I have been a corporator in SMC. I have been an executive committee member also. I was associated with National Conference for long. तकरीबन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सफ़र 10 साल का रहा। उसमें बीच में कभी कभार ब्रेकें लगती रही, मगर हमने भी कभी दूसरी तंजीम ज्वाइन नहीं की। बट हाल ही में मैंने वहाँ से इस्तीफ़ा देकर अपना एक अलहदा रास्ता चुन लिया है, एक इंडिपेंडेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। अगर हम कश्मीर पॉलिटिक्स को उठाकर देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफी बार इक़्तिदार में आकर जो है कश्मीर में रूल किया है और उसी पॉलिटिकल पार्टी से 10 साल तक आप वाबस्तगी आपने रखी और जाहिर सी बात है बहुत सारा काम भी किया होगा। तो इस पॉलिटिकल जर्नी को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और इस्तीफा देने की क्या वजह रही? सबसे पहले मैं वो जानना चाहूंगी। देखिए अनिका जी, कश्मीर के युवा जो है वो मेन स्ट्रीमिंग की तरफ बहुत आ रहे हैं, लेकिन आपका सफर 10 साल से चल रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे ये। अनिका जी, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने का जहाँ तक ताल्लुक था, आई रिमेंबर आई वॉज इन माई आई गेस 12th क्लास, कुछ वैसा ही था। उसके हाल ही बाद मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था। चूँकि घर पे जो आइडियोलॉजिकली हम हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलाइंड रहे हैं। कोई पॉलिटिकल फैमिली से तो नहीं हूँ, मगर आइडियोलॉजिकली वी वर ऑलवेज अलाइंड विद नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो एक घर का एक असर रहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चला गया इनिशियली। तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत देर तक, पहले 4-5 साल उनके साथ काम भी किया। वहाँ पर उनका प्रोविंशियल जॉइंट सेक्रेटरी यूथ कश्मीर भी रहा। काफ़ी मेहनत की। तमाम कश्मीर में जितनी जगहें हैं, आप कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से लेके आप साउथ के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, हम हर जगह पे यूथ में वहाँ पे काम किया। मगर एक जो बड़ी बदकिस्मती रही वहाँ पर, मैंने जो देखा वहाँ पर, कि वहाँ खानदानी राज, वहाँ आपको मेरिट के लिए कोई जगह नहीं है। आपका जो प्रोफाइल है उसको हमेशा चेक किया जाता है कि क्या आप किसी मंत्री के बेटे हैं, क्या आप किसी एमएलए के बेटे हैं। अगर आप किसी मंत्री या एमएलए के बेटे हैं तो तभी आपकी ग्रोथ गारंटीड है, वरना जब मेहनत करने के बाद फल खाने की बारी आती है, उस टाइम मंत्री हजरात के बेटे आ जाते हैं। भले ही उनने आपके साथ काम किया हो ना किया हो, उन्होंने कोई टाइम भी स्पेंड नहीं किया होता। तंजीमी मामलात जो होते हैं, तंजीम को बनाना होता है, तंजीमी ढांचे को मजबूत करना होता है, उसमें हम जैसे लोग काम करते हैं जिनका कोई घर से सियासी कोई बैकग्राउंड नहीं होता। बट जब फिर ओहदों की बारी आती है, मैंडेटों की बारी आती है, तब इन मंत्री हजरात के जो बच्चे हैं, जो तब तक अपनी नौकरियों में होते हैं, अपनी अय्याशियों में होते हैं, तब ये सामने आ जाते हैं और हमारा हक भी छीन लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी बदकिस्मती रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। तो पहली दफ़ा भी जो मेरे इनके साथ एक इनके साथ दूरी हुई, वो इसी वजह पर हुई। बाद में मैंने एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और कॉरपोरेटर बना। उसके बाद ये दोबारा मेरे पास आए और कहा कि नहीं, आपको वापस आना चाहिए, जो पीछे गलतियां हुई है उनको सुधारा जा सकता है। तो मैं दोबारा गया, मैंने दोबारा काम किया, मगर बदकिस्मती से दोबारा वही हालात देखे। मैं फिर से अलहदगी इख्तियार कर ली, दूर रहा, इस्तीफ़ा नहीं दिया, दूर रहा। उसके बाद दोबारा फिर खुद उमर साहब ने बुलाया, कहा कि नहीं जनाब, हुआ है, पीछे कुछ गलत हुआ है, मगर हमें उम्मीद है इस बार अब नहीं होगा। मगर मुझे लगता है कि उस तंजीम में जब तक आपके पास किसी मंत्री साहब का नाम पीछे ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते। और शायद मेरी बदकिस्मती यही रही है, चाहे मैं क्वालिफाइड हूँ,
मेरे पास मेरिट है, मैं बात कर सकता हूं, मैं सियासी तौर काम कर सकता हूं, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर आपके पास किसी मंत्री का नाम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो शायद मेरे जो मॉरल वैल्यूज है उसके साथ अलाइन नहीं करता, तो भी मैंने एक फैसला ले लिया कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दोबारा सियासत नहीं करूंगा। ज़ाहिर-सी बात है जब यूथ जो ग्राउंड ज़ीरो से आते हैं उनके साथ इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है तो एक मॉरल ग्राउंड्स जो है या मोरल जो है एक इंसान का वो डाउनग्रेड हो जाता है कि मैंने इतना सारा काम किया है और उस काम के बदले में मुझे कुछ एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है या एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से इंसान कहीं न कहीं सोचने लगता है कि मैं अब इस तंज़ीम के साथ रह के या इन लोगों के साथ क्या करूँ? ख़ैर बहुत बार रीसेंट इंटरव्यूज़ में देखा गया है जब भी अलग-अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हैं तो एक कॉमन चीज़, एक कॉमन पैटर्न उनमें देखा गया है टैगिंग एंड लेबलिंग। जो भी चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, कोई नौजवान हो या कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो अदर देन देयर पॉलिटिकल पार्टी, तो वो एक टैगिंग और लेबलिंग करते हैं जो उनकी आइडियोलॉजी से मुखालिफ हो। कोई उनको पसंद नहीं करता तो उसे टैग किया जाता है कि ये इसका एजेंट है, उसका एजेंट है। तो इस टैगिंग और लेबलिंग को वो अपने आप को दूर रख के बाकियों को टैग कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? कोई भी आवाज़ जो है कश्मीर से अगर वो उभरेगी तो उसे इसी तरीके से सप्रेस किया जाएगा कि आप जी एजेंट हैं। जबकि इन्होंने भी अगर हम बीजेपी की बात करें उनसे इनके राब्ते हैं, उनसे मिला-जुला जाता है या कल को अगर सरकार भी बनेगी कश्मीर में तो क्या ये उनसे दूरी इख्तियार करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अनिका जी, जहाँ तक टैगिंग का सवाल है तो ये एक पैटर्न है इनका, ये इनके काम करने का एक पैटर्न है। एक वक्त हुआ करता था ये दिल्ली में जाके बोलते थे जनाब ये पाकिस्तानी है, तो एक लेवल की टैगिंग होती थी, जनाब ये तो टेररिस्ट है, ये तो मिलिटेंट है, ये तो ओजीडब्ल्यू है। तो तब ये वहां दिल्ली में जाके ये बात कहते थे क्योंकि तब दिल्ली इनके साथ, तब इनको दिल्ली थोड़ा घास डालती थी। बट जब अब दिल्ली को समझ आ गया कि ये कन्फ्लिक्ट बेनिफिशरीज है, यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट रहने की वजह है वो यही तंजीमें हैं जिन्होंने इस कन्फ्लिक्ट को हमेशा परपिचुएट किया और यहाँ पर फर्दर करने की कोशिश की। अब दिल्ली के सामने तो ये रुसवा हो गए हैं, दिल्ली तो अब इनकी हकीकत जानती है, तो अब इन्होंने दूसरा पैटर्न स्टार्ट कर दिया है। अब ये लोगों के हमदर्द बन के निकले हैं, कहते हैं जनाब 370 हम खाली वापस लाएंगे, 370 की लड़ाई लड़नी है, और जी यहाँ जो बाकी सब है वो बीजेपी की ए टीम्स है, बी टीम्स है। मगर अगर आप हकीकत में देखें, अगर यहाँ का युवा, यहाँ का यूथ हकीकत देखे और हिस्ट्री में जाए, जो उमर अब्दुल्ला साहब है उनकी जो पॉलिटिकल बिगनिंग हुई 1998 में, मैंने हाल ही में उसमें एक वीडियो भी बनाया था, तो वो पहली दफा उनकी जो पॉलिटिकल बिगनिंग हुई वो बीजेपी के साथ हुई। वो जाके वाजपेयी साहब के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने और वो बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी, वो कोई और नहीं था। जो पहला कश्मीरी था जिसने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और हुकूमत की, वो तो जनाब उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अब आज बीजेपी गलत कैसे होगी? अगर तब बीजेपी सही थी, आज गलत कैसे होगी? अब ये कहेंगे जनाब तब 370 तो था, मगर क्या ये नहीं जानते हैं कि वाजपेयी जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट खुद कहा कि अगर मेरे पास फ्लोर की मेजॉरिटी होती तो मैं आज ही 370 को खत्म कर देता। ये वही वक्त है, ये वही दौर है जिस टाइम गुजरात में रॉइट्स चल रहे थे और मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। ये वही वक्त है जब बाबरी मस्जिद हाल ही में उस टाइम पे शहीद कर दी गई थी, और ये तो उस टाइम बीजेपी के साथ बैठकर सेंट्रल मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे थे। और आप याद करिए, ये पहली दफा नहीं है कि ये लोगों के साथ झूठे वादे कर रहे हैं। इन्होंने पहले लोगों को प्लेबिसाइड फ्रंट के ख्वाब दिखाए, कहा जी जनाब राजशुमारी करनी है, तब क्या हुआ था? शेख साहब से इक्तिदार छिन गया था। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो इक्तिदार है। जब ये इक्तिदार से बाहर रहते हैं तो बिल्कुल वो रैटल स्नेक की तरह वो रैटल करते हैं, जैसे उसकी पूंछ रैटल करती है, बिल्कुल उनकी हालत वही हो जाती है। तो जब इनसे इक़्तिदार छीना गया, शेख साहब को जेल भेजा गया, इन्होंने प्लेबिसाइड फ्रंट खड़ा कर दिया, लोगों को महाजिर आयशुमारी के ख्वाब दिखाए। जब उन्होंने 1975 में प्राइम मिनिस्टर पोजीशन को, जहां पर उसको चीफ मिनिस्टर पोजीशन पर पहुंचाया गया, जो ओरिजिनल 370 की हकीकत है, हमारे पास अपना प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, हमारे पास अपना सदर रियासत हुआ करता था, और यहाँ पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब पहले बने थे तो वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और जब लौट कर आए तो वो चीफ मिनिस्टर बने। चलो उन्होंने नहीं किया, वो सादिक साहब के टाइम पे हुआ, मगर आपने एक्सेप्ट तो किया 1975 के इंदिरा शेख अकॉर्ड में, आपने चीफ मिनिस्टर की पोजीशन को एक्सेप्ट किया।
अगर आपको 370 के साथ कोई भी टिंकरिंग जो हुई थी वो आपको कबूल नहीं थी, आपने चीफ मिनिस्टर की पोजीशन एक्सेप्ट क्यों की? अगर आपको तब 370 के साथ टिंकरिंग कबूल थी तो आज आप ड्रामा कौन सा कर रहे हैं? उसके बाद फारूक साहब आए, फारूक साहब से इक्तिदार छीना गया तो उन्होंने ऑटोनॉमी के खौफ दिखाए, और फिर उस ऑटोनॉमी की हालत भी आपको पता है, उनको इक्तिदार वापस मिल गया, वो ऑटोनॉमी की बिल रद्दी की टोकरी में चली गई, बाप यहाँ चीफ मिनिस्टर बना रहा, बेटा वहां दिल्ली में बीजेपी के साथ उसी सरकार में बैठकर मजे लेता रहा। अभी अगर बेवकूफ बनाना चाहते हैं कश्मीरियों को तो क्यों? मुझे समझ नहीं आता इनको क्या लगता है कि ये कौम इतनी गई गुजरी है, इतनी अनपढ़ है, इतनी गवार है कि हम रोज इनको झूठ बोलेंगे और ये रोज सुनते जाएंगे। कम से कम आज का युवा इनका झूठ सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम इन खोखले नारों में जाने के लिए तैयार नहीं है, हम और अपनी नस्लें इन खोखले नारों के पीछे जाया नहीं करना चाहते। आप हमारे सामने डेवलपमेंटल एजेंडा लेकर आइए, आप हमारे सामने कश्मीर की तरक्की का प्लान लेकर आइए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये हॉलो स्लगरिंग से हम आपके पीछे नहीं चलेंगे। कॉन्फ्लिक्ट बेनिफिशियरी बनना बंद कीजिए, ये डायनास्टी रूल बंद कीजिए, ये मंत्रियों को बेटों के लिए जो आपने ये प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन खोली है इसको बंद कीजिए, लोगों की बका के लिए काम कीजिए। आप कल से शुरू करिए, हम कल से आपके साथ हैं। आपने डेवलपमेंटल एजेंडा की बात की। इन्होंने कहा इनका कहना है कि 2019 के बाद इन्हें कोई चेंज कश्मीर में देखने को नहीं मिल रहा है। तो कश्मीरी यूथ आपको पर्सनली कोई चेंज 2019 से पहले का या 2019 के बाद के बीच में कोई फ़र्क दिख रहा है? अनिका जी, मैं यहाँ का एक कश्मीरी नौजवान होने के नाते और एक श्रीनगर का युवा होने के नाते मैंने 2008 देखा है, मैंने 2010 देखा है, मैंने 2013 देखा है, मैंने 2016 देखा है, और मैंने देखा है रोज यहाँ किस तरीके से हमारे भाई सड़कों पर शहीद होते थे। मैंने देखा है अपने भाइयों का खून गिरते हुए, मैंने देखा है किस तरीके यहाँ पकड़ दकड़ होती थी, मैंने मासूम बच्चियों को पलट लगते हुए देखा है। क्या हम वो दौर भूल चुके हैं? चलिए मैं इन्हीं के कहने के मुताबिक चलता हूं, आज यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं। मैं कहता हूं यहाँ का युवा होने के नाते मैं कहता हूं, मैं गोली मारता हूं डेवलपमेंट को। अगले 10 साल यहाँ कोई और डेवलपमेंट ना हो अगर यहाँ कोई भी युवा सड़क पे नहीं मरता है, अगर यहाँ किसी भी मासूम का खून सड़क पे नहीं बहता है। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने 2010 में यहाँ के कश्मीरी युवाओं का खून बहाया सड़कों पर, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने 2016 में कश्मीरियों पर पैलेट चलाए, मासूम बच्चियों पर पैलेट चलाए और कश्मीरी युवाओं का खून सड़कों पर बहाया, अगर वो आज बंद है, अगर यहाँ आज अमन है, शांति है, अगर आज हमारे स्कूल 365 दिन चल रहे हैं, हमारा कारोबार 365 दिन चल रहा है, तो मैं कहता हूं कि डेवलपमेंट कैन वेट। अगर हमारी जिंदगियां बच रही है, अब जहां तक आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो शायद उन्होंने पर्दे डाले हुए हैं आंखों पर, ये अच्छा काम देखना नहीं चाहते। आप श्रीनगर का हुलिया देखिए, श्रीनगर का हुलिया बदल चुका है। आप नॉर्थ कश्मीर में जाइए, सड़कों का हुलिया बदल चुका है। आज आप साउथ कश्मीर में जाइए, मैं कभी कभार अगर आप घूमने के लिए चले जाते हैं साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ, कभी कभार तो मुझे लगता है कि वहां की सड़कें श्रीनगर की सड़कों से बेहतर है। आज आप पानी की हालत देखिए, जो पीछे बिछड़ा हुआ गांव है वहां तक आज पानी की पाइपें बिछ रही है। जो बिजली है, आज वो बिजली की तारे जो सबसे एंड पे बॉर्डर पे भी गांव है वहां तक बिजली पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप हेल्थ बेनिफिट्स देखिए, यहाँ का जो आपका हेल्थ कार्ड है, आज यहाँ के गरीब 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस एंजॉय कर रहे हैं और वही ट्रीटमेंट एंजॉय कर रहे हैं जो यहाँ के रईस लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आप किस चीज को कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है? और अगर आपको ये भी काम नजर नहीं आता तो मैं आपसे ये वजाहतन कहना चाहता हूं कि कश्मीरी युवा और इंतजार कर सकता है डेवलपमेंट का, मगर जनाब जब तक यहाँ पर खून खराबा बंद है हम खुश है। आपसे इक्तिदार छीना गया है, हमें पता है आपको इक्तिदार छीनने की बौखलाहट है। आपको पीछे भी इक्तिदार जब छीना जाता था, कभी आप प्लेबिसाइड फ्रंट बनाते थे, कभी आप ऑटोनॉमी के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते थे, कभी सेल्फ रूल के नाम पे बेवकूफ बनाना चाहते थे। आज आप दोबारा 370 के नारों पे लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, मगर यहाँ लोग दोबारा बेवकूफ नहीं बनेंगे। इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। लोकसभा पोल्स होने जा रहे हैं कश्मीर में और इन इलेक्शंस को कश्मीरी यूथ किस तरीके से देख रहा है? उम्मीदें हैं इन इलेक्शन से आपको और किस तरीके से ओवरऑल इस डायनामिक्स को देख रहे हैं? कहीं जब कैंपेन चलाने की बात आती है वहाँ पे ये एक्सपेक्ट करते हैं हम एज़ अ कश्मीरी यूथ कि एक लीडर जो है वो हमें क्या ऑफ़र करता है एज़ अ कश्मीरी यूथ या कश्मीरी अवाम को वो क्या ऑफ़र करता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके आपस में ही इतने मतभेद है कि हमारी कैंपेन ही ये भूल जाते हैं और इन कैंपेन्स में इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग पीपल समथिंग
वो अपने मतभेदों का जो है एजेंडा निकालते हैं। तो आप एज़ अ कश्मीरी यूथ इन इलेक्शंस को किस तरीके से देख रहे हैं? और जो भी वादे किए जा रहे हैं, खासकर 370 की मनसूखी को लेकर जो ये कह रहे हैं कि हम आवाज़ उठाएँगे, ये करेंगे, अपील करेंगे और डीप इनसाइड वी ऑल नो इट इज़ गॉन, इट विल नॉट वी विल नॉट गेट इट बैक। ये हमें पता है कि हमें वापस तो मिलने वाला है नहीं, स्टेटहुड रिस्टोर होगी और वो ऑलरेडी पता ही है। तो आप इनके जो ये लोगों को वर्गलाने का जो तरीका है या कैंपेन में जो मैनिफेस्टो हम देते हैं लोगों को, उसको साइडलाइन करने का जो तरीका है, असली बात ना बताने का जो ये तरीका है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए अनिका जी, जहाँ तक 370 का ताल्लुक है, इन्होंने जैसे ही 370 टूटने वाला था उससे पहले इन्होंने पीएचडी गुपकार अलायंस बनाई। गुपकार पे ये सारी पार्टियां मिलके बैठी, एक गुपकार डिक्लेरेशन सबने साइन की, जनाब जद्दोजहद जारी रहेगी। जैसे ही 370 का मामला हुआ उसके बाद जेलों में चले गए, वहां से छूट कर आए तो पीएचडी बना लिया। पीएचडी टूटते टूटते पहले डीडीसी इलेक्शन के टाइम पहले एक पार्टी निकल गई वहां से, क्योंकि उसको समझ आ गया उस पार्टी को कि इनके इलेक्टोरल इंटरेस्ट कौम के इंटरेस्ट से बड़े हैं, तो वहां से निकल गए। अब दो बड़ी पार्टियां उस पीएचडी का हिस्सा थी और हमने देखा कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग से पीएचडी को मार दिया। पीएचडी को अगर किसी ने तोड़ा वो उमर अब्दुल्ला ने तोड़ा। ये मैं वजाहतन यहाँ पे कहता हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर रहा हूँ, 10 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए हैं। मैं लोगों को ये वसूख से कहता हूँ कि अगर पीएचडी किसी ने तोड़ी उसका गुनहगार फकत उमर अब्दुल्ला है, ना फारूक अब्दुल्ला है, ना महबूबा मुफ्ती है। उमर अब्दुल्ला ने किसके कहने पर किया और किन को खुश करने के लिए किया, वो ये कौम बहुत अच्छे से समझती है। ये कौम इतनी भी नाफहम नहीं है कि वो नहीं समझती कि उमर अब्दुल्ला ने पीएचडी को क्यों तोड़ा। अगर इनकी फाइट जेन्युइन होती, अगर ये सच में 370 की लड़ाई को लड़ना चाहते, इनका जमहूरी हक, हम इसमें उनको रोक नहीं सकते। 370 किसी पाकिस्तान के आइन का हिस्सा नहीं था, 370 हमारे मुल्क के आइन का हिस्सा था। इनको उसमें जदोजहद करने का पूरा हक है। मगर अगर ये उसमें जेन्युइन होते तो क्या ये पीएचडी को तोड़ते? क्या ये कलेक्टिव फाइट को खत्म करते? तो उसी से पता चल जाता है कि वो एक फरेब है, झूठ है, मकारी है। दोबारा लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, उस नाम पर वोट हासिल करके ये दोबारा उस फाइट को भूल जाएंगे और दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे ये 370 को या 35 को। आप इनसे देखिए, हाल ही में जब उमर साहब जब 370 का जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट से, उमर साहब ने कहा जनाब जद्दोजहद जारी रहेगी, और फिर उनकी जद्दोजहद लंदन में कैसे जारी रही वो आपको भी पता है और हमें भी बखूबी बिल्कुल पता है। तो ये जद्दोजहद किसको जारी रखनी थी? क्या ये कश्मीरी गरीब आवाम के बच्चों को जारी रखनी थी? क्या उनको आपकी तंजीम के लिए और जाने देनी है ताकि आपके बेटे जो आजकल आए हुए हैं, जो कभी देखिए मजहब तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है, मगर मतलब डुप्लिसिटी की भी हद होती है। दिल्ली में आप मंदिर जाएंगे, कश्मीर में आप मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, वो नमाज भी आपको पढ़नी नहीं आती। एक साल बता दीजिए ना कि आपकी एलिनेशन किस तरफ है, समझ ही नहीं आता। वहां से आए, बोला जनाब अब 370 की लड़ाई जारी है। कहां जारी है? पीएचडी आपने तोड़ दिया, लंदन में ऐश कर रहे हैं, अब अपने बच्चों को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डायनास्टी रूल को फर्दर करने के लिए। वहां से महबूबा जी भी अपनी बच्ची को सामने कर रही है, कभी गोजरी सिखा रही है, कश्मीरी तो उसको आधी अधूरी ही आती है, तो वो भी इंट्रोड्यूस कर रही है। ये अपने घरों की सियासत कर रहे हैं, अपने घरों में इक़्तिदार को रखने की कोशिश चल रही है, कश्मीरियों को दोबारा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उमर साहब ने जब लंदन से आकर, जब वो अपनी ट्रिप से वापस आए, कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं करेंगे। फिर आप लड़ना कहाँ चाहते हैं? आप क्या पार्लियामेंट में 500 सीटें जीतेंगे? 3 ही तो सीटें आप लड़ रहे हैं। चलिए जनाब, जम्मू कश्मीर की सारे सीटें ही मान लेता हूं मैं, आपके कैंडिडेट भी नहीं है 4 सीटों पर, वो भी आप ही जीत गए। वो 3 सीटें जो बाकी रहती है, जम्मू की 2 और लद्दाख की 1, वो भी आप ही जीत गए। ये 3 भी आप ही जीत गए, हो गए 6। क्या आप पार्लियामेंट में इस फैसले को बदल सकते हैं? तो आपकी जो जद्दोजहद है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी रहनी चाहिए। वहां पे आप कहते हैं कि मैं रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं करूंगा, तो आप इस लड़ाई को लड़ना कहां चाहते हैं? हमें भी बताइए ना। अब आप कहते थे पीएचडी में लड़ूंगा, उसको भी तोड़ दिया। साफ कह दीजिए इस कौम को, या आपके बच्चों को आप अपना पावर ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो आजकल आपके साथ घूम रहे हैं। आपने दोबारा यहाँ कश्मीरियों पर उनको मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कश्मीरी बखूबी समझते और नाकाम भी करेंगे इंशाल्लाह। पहले जब हम देखते थे कि इलेक्शन या तो काफ़ी लोग बायकॉट करते थे।
फॉर एज़ आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी फैमिली भी कभी वोट ही नहीं किया है उन्होंने। लेकिन अब जब हम आज देख रहे हैं, हर कोई इंसान जिसको भी देख रहे हैं, कोई न कोई किसी न किसी को वोट करना चाहता है। एक इक़्तिदार की वो जो बेदारी है लोगों में हुई है, जिस लाल चौक पे एक वक़्त पर एंटी नेशनल नारे लगते थे, वहाँ आज लोग किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ के जो है, अपने आप को जो है किसी न किसी में अपना लीडर ढूँढ रहे हैं। तो इस चेंज को आप किस तरीके से देख रहे हैं और एज़ अ कश्मीरी यूथ आप कहाँ अपना इन्फ्लुएंस देखते हैं कि मुझे इस लीडर को जो है एक मौका देना चाहिए और अपना वोट जो है इसके लिए रखना चाहिए? अनिका जी, जहाँ तक ताल्लुक मैं समझता हूँ कि जो नॉर्थ कश्मीर के लोग हैं, उनके पास एक सुनहरा मौका है। दे हैव अ गुड चांस टू लीड द एंटायर कश्मीर टुवर्ड्स चेंज। उनके पास एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब खुद वहाँ से लड़ रहे हैं। वो श्रीनगर से भगोड़े हो गए हैं, यहाँ से भाग चुके हैं, क्योंकि उनको पता थी कि श्रीनगर की यूथ उनको रिजेक्ट करने जा रही है। मगर नॉर्थ कश्मीर के लोगों के पास एक सुनहरा मौका है कि वो चेंज को मौका दे सकते हैं। वहाँ पर सजाद गनी लोन साहब लड़ रहे हैं। मेरे को उनकी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक तो है नहीं, मगर एक मैसेज भेजने के लिए वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट करके वहाँ चेंज को एक मौका दे सकते हैं और कश्मीर को नए दौर की तरफ ले जा सकते हैं, जहाँ पर डायनास्टी रूल का खात्मा होगा और जो सियासत होगी वो प्रैग्मेटिक होगी, वो डेवलपमेंटल इश्यूज पर होगी, वो कोई खोखले नारों पर नहीं होगी। और मुझे लगता है यहाँ का युवा भी आज इन चीज़ों को समझता है, और मुझे लगता है कि यहाँ का युवा आज नॉर्थ कश्मीर से वो मैसेज ज़रूर भेजेगा, सेंट्रल कश्मीर से भी भेजेगा और साउथ कश्मीर से भी भेजेगा। दानिश आप पॉलिटिक्स से वाबस्तगी आपकी थी और काफ़ी मुझे लगता है कि जब पॉलिटिक्स से या किसी ऐसे ऐसी आइडियोलॉजी से इंसान इन्फ्लुएंस होता है तो वो उससे आप फिर अलग नहीं हो सकते। तो आपका भी जो पॉलिटिक्स के साथ जो है एक रिश्ता रहा है, चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहें या कल को आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी में रहें, आप आगे पॉलिटिक्स में खुद को कहाँ देखते हैं? एज़ अ कश्मीरी यूथ? देखिए अनिका जी, मेरा पहले दिन से यही गोल रहा है कि मैं डेवलपमेंटल इश्यूज को लेकर काम करूं, यहाँ के यूथ की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करूं, यहाँ के जो पिछड़े हुए तबके हैं उनके लिए काम करूं। एज कॉरपोरेटर भी जब भी मुझे मौका मिला और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर होने के जब मैं था, जब उस टाइम भी मौका मिला, मैं हमेशा अपने इलाकों में घूमा हूँ, अपने लोगों का काम किया है, यहाँ के लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए काम किया है। खोखले नारों पर हम काम नहीं करेंगे, लोगों को झूठ नहीं बताएंगे, और जहाँ तक भी मौका मिलेगा लोगों की खिदमत करेंगे, यहाँ के युवाओं के लिए बेहतरी हो। कल में जो हमारे आने वाला कल है, वहाँ पर युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो। देखिए यहाँ पर एमएनसी सेटअप हो, गूगल यहाँ अपना ऑफिस खोले, अमेजॉन यहाँ अपना ऑफिस खोले, फेसबुक यहाँ अपना ऑफिस खोले। जो भी इंडिया और फॉरेन की टॉप एमएनसीज है वो यहाँ पर आके अपने ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट करे। हमारे हमारे युवाओं के पास रोजगार हो, यहाँ पर किसी को अपने रोजगार के लिए दर बदर न फिरना पड़े। हमारे लिए वो विजन है कश्मीर का। बाकी हमारे लिए खोखले नारों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया पाकिस्तान, ये कन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ झगड़े, इसमें हम पढ़ने वाले हैं नहीं, हम किसी लड़ाई का हिस्सा बनने वाले नहीं है। हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम फ़ख्र से कहते हैं, हमें उसमें कोई डाउट है नहीं। हम झूठ नहीं बताने वाले किसी को, हम वी आर प्राउड इंडियंस, और हम देश को और अपनी कश्मीर को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। उसमें जितनी भी मेहनत करनी होगी, बिना लोगों को झूठ बताए हुए, और यहाँ के युवाओं के बेहतरी के लिए जो भी करना होगा उसमें हम अपना दिन रात सर्फ करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, कश्मीर का नौजवान अब वो कॉन्फ्लिक्ट अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। हम लोग तो नहीं कर सकते कि हमारा कॉलेज हर दिन बंद हो, सड़कें बंद हो, हड़ताल हो, दुकानें बंद हो, बच्चे जो है वो घर में बैठे रहें। इस चीज़ को हम दोबारा एक सिरे से अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इलेक्शन के हवाले से एज़ अ कश्मीरी यूथ आप पूरे देश के नौजवानों को, खासकर कश्मीर के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इलेक्शन के हवाले से? मेरी तो जो सबसे पहली अपील रहेगी कश्मीरी युवाओं को लेकर, मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से सबसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि इस बार बाहर आइए और वोट करिए। इस खानदानी राज को कश्मीर से ख़त्म करिए। ये एक वबा है, ये एक बीमारी है। जैसे कोविड एक बीमारी थी, वैसे ही खानदानी राज भी एक बीमारी है। ये अपने घरों से बाहर इक़्तिदार को जाने देंगे नहीं। उसमें आपकी तरक्की मारी जाती है, आपका रोज़गार मर जाता है, उसमें आपकी फलाह और बहबूदी ख़त्म हो जाती है। और आप देखिए इन्होंने 70 साल हमें दिया क्या? मार-दाड़, लाशें, शहीद मलगुज़ार, जेल, पीएसए, पैलेट, टाड़ा, कितने हमारे नौजवान जेलों में बंद हैं। खुदारा बाहर आइए, वोट कीजिए, चेंज के लिए वोट कीजिए।
कल नए कश्मीर के लिए वोट कीजिए, बदलते हुए कश्मीर के लिए वोट कीजिए, जहां रोजगार हो, अमन हो, चैन हो, लोगों लोगों को दिल का सुकून हो, कोई खौफ ना हो। तो सबसे बड़ी चीज उसमें है कि कश्मीरी युवाओं को बाहर आके वोट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, हमारी भी यही अपील रहेगी हर एक इंसान से जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, इस बार अपना कीमती वोट जो है अपने सही कैंडिडेट को दें। और हम उम्मीद करेंगे मे द बेस्ट वन एंड द राइट वन विन। थैंक यू सो मच दानिश हमारे साथ हमारे वीडियो पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनिका फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।